फिर चंदू खुशी खुशी मोती को लेकर अपने घर चला जाता है। एक समय की बात है, हरिपुर गांव में चंदू किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास एक बैल भी था जिसका नाम मोती था। चंदू मोती का खूब ख्याल रखता था और उसे भी अपने परिवार का सदस्य मानता था। मोती एक बहुत ही मेहनती बैल था। गांव के सभी किसानों का ध्यान मोती पर ही रहता था। हर किसी की यह इच्छा थी कि उसे भी एक मोती जैसा बैल मिल जाए। ऐसे ही खेती करके चंदू अपना जीवन खुशी खुशी जी रहा था। फिर एक दिन की बात है, गांव का ही एक दूसरा किसान हीरालाल चंदू के घर आता है। चंदू भाई, कैसे हो? अरे हीरालाल, आओ आओ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? क्या बताऊँ भाई, इस साल तो मेरी किस्मत ने धोखा ही दे दिया है। क्यों, क्या हुआ? मेरी फसल पूरी बर्बाद हो गई, ऊपर से मेरा बैल भी मर गया। अब तो खेती का सारा काम रुक गया है। अरे, यह तो सच में बहुत बुरा हुआ भाई, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। सोच रहा था कि तुमसे एक मदद मांग लूँ। मदद? कैसी मदद? तुम्हारा मोती तो गांव का सबसे मेहनती बैल है। क्या तुम उसे कुछ दिनों के लिए मुझे दे सकते हो? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं उसे सही सलामत लौटा दूंगा। हीरालाल, मोती मेरे परिवार का सदस्य है। मैं उसे किसी के पास भेजने में बहुत घबराता हूँ। चंदू, हम एक ही गांव के हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मोती को तुम्हारे से ज़्यादा संभाल कर रखूँगा, लेकिन अगर कुछ हो गया तो मोती के बिना मेरा भी काम ठप पड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा चंदू, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। बस इस बार मेरी मदद कर दो। ठीक है, लेकिन यह वादा करो कि तुम मोती को जल्द से जल्द वापस कर दोगे और ध्यान रखोगे कि उसे कोई तकलीफ न हो। वादा करता हूँ। चंदू मोती को हीरालाल के हवाले कर देता है और हीरालाल उसको लेकर अपने घर चला जाता है। 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं और अब मोती को चंदू के पास लौटाने का समय आता है, लेकिन हीरालाल के मन में मोती के प्रति लालच आ जाता है। वह सोचता है, अगर मैं मोती को चंदू के पास लौटा दूं तो मुझे फिर से बैल खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं इसे बेच दूं तो मुझे खूब सारे पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं एक नया बैल खरीद सकता हूं। फिर हीरालाल मोती को पास के ही गांव के एक व्यापारी को बेच देता है। अगले दिन चंदू मोती को लेने हीरालाल के घर आता है। हीरालाल, मोती का काम खत्म हो गया, अब उसे वापस कर दो। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। भाई, मोती तो बीमार पड़ गया था तो मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया ताकि वह आराम कर सके। क्या मोती बीमार था और तुमने उसे जंगल में छोड़ दिया? यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाई, मुझे लगा कि मैं संभाल लूँगा, लेकिन अब वह कहीं खो गया है। मैंने उसे बहुत खोजा लेकिन वह नहीं मिला।
फिर चंदू हीरालाल से नाराज होकर मोती के खोज में लग जाता है। 3 दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद भी जब चंदू को मोती नहीं मिलता है तो वह फिर से हीरालाल के पास आता है। चंदू को देखकर हीरालाल बोलता है, चंदू तुम तो बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ? हीरालाल, मैं 3 दिनों से मोती को ढूंढ रहा हूँ लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। कृपया करके मुझे बता दो कि मेरा मोती कहाँ है। भाई, मैंने सच में उसे खोजने की कोशिश की थी, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ चला गया। देखो हीरालाल, तुमने उसे जंगल में छोड़कर पहले ही बड़ी गलती की है। अगर तुम्हें मोती के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। मुझे अब भी उम्मीद है कि मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। चंदू, मुझे बहुत अफसोस है। अगर मैं किसी और तरीके से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो बताओ। तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस यही उम्मीद है कि मोती सही सलामत होगा। चंदू निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति उसे रोक लेता है और पूछता है, क्या बात है बेटा, तुम बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं बाबा, कुछ हफ्तों पहले मेरे बैल मोती को हीरालाल अपने पास लाया था, यह कहकर कि जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वह मुझे लौटा देगा। लेकिन अब वह कह रहा है कि मोती कहीं जंगल में खो गया है। उसकी बात मानकर मैं 3 दिनों से मोती को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बैल मोती कहाँ है। क्या आप जानते हैं कि मेरा मोती कहाँ है? हाँ, मैंने कुछ दिनों पहले ही हीरालाल को पास के ही गांव के एक व्यापारी से तुम्हारे बैल मोती को बेचते हुए देखा था। क्या हीरालाल ने मेरे मोती को बेच दिया? उसने यह ठीक नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, अब वह मेरे मोती को खुद ही मुझे लौटाएगा। लेकिन उसने तो मोती को बेच दिया है, फिर वह कैसे लौटा सकता है? उसकी चिंता आप मत करिए, मैंने सोच लिया है कि अब मुझे मोती को वापस कैसे मंगवाना है, लेकिन इसमें मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे बताओ क्या करना होगा। अगले दिन जब हीरालाल उस रास्ते से गुजरता है तो वे बूढ़े बाबा उसे रोक लेते हैं। क्या बात है बाबा, आपने मुझे क्यों रोका है? बेटा, देख रहा हूँ कि चंदू कुछ दिनों से अपने बैल मोती की तलाश कर रहा है। मैंने सुना है कि वह बैल एक जादुई बैल है, जिसके पास भी वह बैल रहेगा उसके खेत में कभी सूखा नहीं पड़ेगा और उसके खेत में सालों साल फसल लहराती रहेगी। यह सुनकर हीरालाल का लालच बढ़ जाता है और वह तुरंत उस व्यापारी के पास मोती को वापस लाने जाता है। व्यापारी के पास पहुंचकर जब हीरालाल मोती को वापस मांगने की बात करता है तो व्यापारी कहता है, देखो भाई हीरालाल, यह बैल मुझे बहुत पसंद आ गया है, इसलिए मैं तो इसे बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यह बैल चाहिए तो इसके तुम्हें 3 गुने दाम देने होंगे। मंजूर हो तो बोलो, मुझे यह सौदा मंजूर है। फिर हीरालाल बिना कुछ सोचे समझे उस व्यापारी को 3 गुने पैसे देकर मोती को वापस खरीद लेता है। जैसे ही हीरालाल मोती को लेकर अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि
चंदू वहीं उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर हीरालाल घबरा जाता है और कहता है, अरे भाई चंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह देखो, मैं तुम्हारा बैल ढूंढ लाया। अब तुम इसे घर ले जा सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल भाई। फिर चंदू खुशी खुशी मोती को लेकर अपने घर चला जाता है। हरिया भाई, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें भी कोई काम करना चाहिए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम करेंगे क्या? उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने सोच लिया है कि हम क्या काम करेंगे। अच्छा, तुमने सोच लिया है कि हमें क्या काम करना है? हाँ, और मैंने यह सोचा है कि हम गांव में ही एक खेत खरीदकर उस पर खेती करेंगे। फिर वे दोनों गांव में ही एक छोटी सी जमीन खरीद लेते हैं। चलो भाई मोहन, जमीन का इंतजाम तो हो गया, अब जल्दी से फसल की बुआई शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद से दोनों खेती में लग गए। और महीनों खेत में मेहनत करने के बाद उनकी फसल पककर तैयार हो गई। अरे भाई हरिया, देखो हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है, इसके तो बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ भाई मोहन, तुम सही कह रहे हो। अब चलो हम जल्दी से बाजार चल के फसलों के दाम पता कर आते हैं। फिर वे दोनों बाजार की ओर चल पड़ते हैं और बाजार में दाम पता करके वे खुशी खुशी घर लौट आते हैं। चलो भाई हरिया, अब कल सुबह होते ही हम अपना फसल रामू भैया को बेचाएंगे। इतना कहकर मोहन अपने घर चला जाता है, लेकिन हरिया सोचता है, कल सुबह फसल बिकने के बाद मुझे आधे पैसे मोहन को देने पड़ेंगे, लेकिन मुझे कुछ भी करके मोहन का भी हिस्सा हथियाना होगा। हरिया के मन में लालच आ जाता है और वह तुरंत पड़ोसी गांव के एक लुटेरे के पास जाता है। वह उसके साथ मिलकर फसल को लूटने का योजना बनाता है। अरे भाई हरिया, आ गए, आओ आओ, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? मुझे माफ कर दो मोहन भाई, आज मैं तुम्हारे साथ फसल बेचने बाजार नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, तुम जाओ और घर पर आराम करो, मैं अकेले ही बाजार जाके फसल बेच आता हूँ। फिर मोहन फसलों को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। वह बाजार की ओर जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में कल्लू लुटेरा अपने आदमियों के साथ उसे रोक लेता है। अरे ये लुटेरे कहाँ से टपक पड़े, अब तो ये मेरे सारे फसल लूट ले जाएंगे। चुपचाप से अपना सारा सामान हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर वे लुटेरे मोहन के सारे फसल लूट ले जाते हैं और मोहन निराश मन से अपने घर लौट जाता है। क्या बात है मोहन भाई, हमारे फसल के अच्छे दाम तो मिले हैं ना? नहीं हरिया भाई, मैं फसलों को बाजार नहीं ले जा पाया, रास्ते में ही कुछ लुटेरों ने हमारे सारे फसल लूट लिए। क्या हमारे सारे फसलों को लुटेरों ने लूट लिया? हाँ हरिया भाई, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाया। मोहन को उदास देखकर
हरिया मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसी दिन शाम को हरिया कुछ पैसे लेकर कल्लू लुटेरे के पास अपना फसल लेने जाता है। कल्लू भाई, यह लो पैसे, और हमारे योजना के मुताबिक तुमने जो भी फसल लूटा है वह मुझे दे दो। फसल? कैसा फसल? अब तुम्हें कोई फसल वसल नहीं मिलेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यह पैसे यहाँ रखो और लौट जाओ। हरिया को यह समझते देर न लगी कि कल्लू लुटेरे ने उसके साथ धोखा किया है। फिर वह चुपचाप लाए हुए पैसों को उसे देकर घर की ओर लौट जाता है। अब हरिया को बहुत पछतावा हो रहा था। अगले दिन सुबह होते ही वह हरिया के पास जाकर उसे सारा सच बता देता है, क्योंकि हरिया को अपने गलती का एहसास हो चुका था तो मोहन भी उसे माफ कर देता है। फिर वे दोनों साथ मिलकर दोबारा खेती करते हैं और इस बार अपने फसलों को बेचकर वह अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। एक समय की बात है, रामपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में ही जमींदार के खेत से लगा हुआ उसका एक छोटा सा खेत था जिस पर वह खेती किया करता था। हरिया एक बहुत ही होशियार और चतुर किसान था। एक दिन जब वह खेत पर काम कर रहा होता है तभी गांव का जमींदार मोहनलाल उसके पास आता है। अरे भाई हरिया, इस छोटे से खेत पर क्यों इतना मेहनत करते हो? एक काम करो, इस खेत को मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। हाँ जमींदार साहब, इस खेत पर कितना भी मेहनत करता हूँ फसल उतनी होती ही नहीं कि बाजार में बेच सकूं। लेकिन साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस खेत को आपसे नहीं बेच सकता क्योंकि मेरे कमाई का बस एक यही साधन है, और अगर इसे मैंने आपको दे दिया तो फिर तो मैं सड़क पर ही आ जाऊंगा। लेकिन जमींदार साहब, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैंने इस बार ऐसी तरकीब सोची है जिससे मेरी फसल दोगुनी बढ़ जाएगी, और फिर आप देखना एक दिन मैं आपका वाला भी खेत अपने में मिला लूंगा। यह सुनकर जमींदार चौंक गया। अच्छा, लेकिन तुम खेती किस चीज की करने जा रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। ऐसे नहीं बताऊंगा जमींदार साहब, ये थोड़ा अंदर की बात है। वैसे भी जमीन बहुत छोटी है तो मुश्किल लग रहा है, फिर भी मैं रात को आकर इसका हिसाब करता हूँ। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। लेकिन जमींदार सोच में पड़ गया कि आखिर हरिया करना क्या चाहता है। कुछ ही देर में रात हो गई और हरिया अपने खेत की ओर निकल पड़ा। हरिया अपने खेत पर पहुंचकर हिसाब लगाने लगा। कहाँ से शुरुआत करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जमींदार का खेत तो बीच में ही आ जा रहा है। अगर मेरी फसल ज्यादा हो गई और उसकी जड़ें जमींदार के खेत में चली गई तो उसको बिना मेहनत के ही सारी फसल मिल जाएगी। इसलिए एक काम करता हूँ, कल जमींदार से जाकर कह दूंगा कि वो अपने खेत पर एक दीवार बना ले, फिर फसल की सारी जड़ें मेरी ही खेत में रह जाएंगी। इतना सोचकर हरिया अपने घर चला जाता है। यह सब एक पेड़ के पीछे खड़ा जमींदार सुन रहा था। अच्छा, तो यह बात है, इसीलिए यह हरिया अपने फसल के बारे में मुझे बता नहीं रहा था। लेकिन हरिया, अब देख तू मैं क्या करता हूँ। फिर अगले दिन जब हरिया जमींदार से मिलता है तो वह कहता है, अरे जमींदार साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कोई भी बात हो, मैं अपने खेत पर दीवार खड़ा नहीं करूँगा। लेकिन साहब,
मैंने आपसे कब ऐसा कहा? हाँ, मुझे पता है कि तुम यही कहने वाले थे, क्योंकि खेत जो कम है तुम्हारे पास। यह कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। उसी दिन रात को जमींदार खेत पर पहुँचता है। अब देखना मेरा कमाल, मैं अपने खेत के मेड़ को काटकर आगे बढ़ा दूंगा ताकि वह हरिया मेरे खेत को अपना समझ के फसल बो दे और मुझे इसका लाभ मिल जाए। फिर जमींदार अपने खेत के मेड़ को काटकर आगे बढ़ा देता है। अगले दिन जब हरिया अपने खेत पर पहुंचा, तो वह अपने बढ़े हुए खेत को देखता है, लेकिन वह बिना कुछ सोचे उस पर बीज लगा देता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और अब हरिया की फसल पककर तैयार हो गई थी। जब फसल की कटाई का समय आया, तो जमींदार हरिया से कहता है, अरे रुको भाई हरिया, इतनी भी जल्दी क्या है? जिसके खेत में तुमने फसल उगाई है उसी को भूल गए? यह बढ़ी हुई जगह मेरी है। क्या बात कर रहे हो जमींदार साहब? मैंने तो आपसे जगह नहीं मांगी थी, फिर आपने बढ़ा क्यों दी? वह सब मुझे नहीं पता। इस बढ़े हुए जगह का मालिक मैं हूँ। मैंने ही अपने खेत के मेड़ को काटकर आगे बढ़ा दिया था ताकि तुम्हारे फसल की जड़ें मेरे खेत में आए और मुझे भी इसका लाभ मिल सके। अच्छा, तो यह बात है। लेकिन साहब, मैंने तो आपसे जगह बढ़ाने के लिए नहीं कहा था और ना ही आपके पास आया था। इसलिए अब आपका इन फसलों पर कोई अधिकार नहीं है। आपका खेत वहीं तक सीमित है जहाँ तक आपका मेड़ है। जमींदार अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया और हरिया की चतुराई के आगे झुक गया, लेकिन वह हार नहीं मानने वाला था। जमींदार इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। फिर एक समय की बात है, हरिया बहुत बीमार पड़ गया और फसलों की बुआई का समय भी नजदीक आ गया था। जमींदार उसके स्थिति का मजाक उड़ाने उसके घर पहुंच गया। क्यों भाई हरिया, देख रहे हो ना बेईमानी का नतीजा? पड़ गए ना बीमार। अब खेत को कौन जोतेगा? गेहूं के बुआई का समय भी बीतता जा रहा है और अभी तक तुम्हारे खेत में हल भी नहीं चला है। अब तो तुम भूखे मरोगे। साहब, मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरा खानदानी खेत है ना, वह मुझे भूखा नहीं मरने देगा। ऐसा वरदान है उस खेत को। कौन सा वरदान? मैं क्यों बताऊं आपको? आप जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो। जमींदार के मन में फिर एक सवाल घूमने लगा। हरिया के घर से निकलकर बाहर ही एक खिड़की के पीछे छुप गया और जब रात हुई तब हरिया की पत्नी ने पूछा, सुनो जी, हमारे खेत को ऐसा क्या वरदान है जो वह खेत हमें भूखा नहीं मरने देगा? हमारे खेत में तो अभी तक हल भी नहीं चला है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। हमारे पूर्वजों ने अपने खेत पर कहीं सोने से भरा हुआ मटका गाड़ रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल कर सकें। अब तो बस उस खेत को कोड़कर मटके को बाहर निकालना है, फिर हमें जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो यह बात है। मैं इस बार तुम्हें भूखा मार के ही रहूंगा। अभी जाकर खेत से वह मटका निकाल लेता हूँ। फिर जमींदार हरिया के खेत पर पहुंच जाता है। और रात भर मेहनत करके उसका पूरा खेत कोड़ देता है, फिर भी उसे वह मटका नहीं मिला। अगली सुबह जमींदार हरिया के पास जाता है और कहता है, अरे हरिया, कहाँ है तेरा सोने का मटका? तूने तो कहा था तेरे खेत में सोने का मटका गड़ा हुआ है। मैंने सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला वह मटका। कहीं नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने जरूर
पूरब और पश्चिम के दिशा में नहीं देखा होगा। आप रुको, मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुको, जाते कहाँ हो? मैंने पूरा खेत कोड़ डाला, लेकिन वह मटका कहीं नहीं मिला। पूरा खेत कोड़ डाला? अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? वह बीज लाओ। जमींदार साहब ने हमारे खेत को पूरा खोद डाला है। अब मुझे हल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब तुमने झूठ कहा, उस खेत में कोई मटका नहीं था? साहब, अगर मेरे खेत में सोना गड़ा हुआ होता तो मैं कब का उसे बेचकर जमींदार बन गया होता। वह तो मैंने अपना दिल बहलाने के लिए कहा था, लेकिन अब तक मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये बात आपको किसने बताई। मुझे कौन बताएगा? मैं तुम्हारे घर पर निगरानी थोड़ी न रखवाता हूँ। वह तो मेरे मन में अचानक क्या विचार आया था। फिर जमींदार वहाँ से शर्मिंदा होकर अपने घर चला गया। इस तरह हरिया ने चतुराई से अपना खेत भी बड़ा कर लिया और उस जमींदार से अपने खेत की जुताई भी करवा ली। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नामक एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। अच्छा गौरी, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम अपना और घर का ख्याल रखना। ठीक है जी, लेकिन आप शाम को जल्दी घर आ जाना। गांव में ही मोहन के पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह खेती करके अपना घर चलाता था। हर रोज की तरह आज भी मोहन सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है। आज मैं अपना काम जल्दी खत्म कर लूँगा ताकि शाम होने से पहले घर पहुँच सकूँ। मोहन अपना काम शुरू करता है और आज मोहन ने सूरज ढलने से पहले ही अपना काम खत्म कर लिया। फिर मोहन अपने घर की ओर चल देता है। मोहन जिस रास्ते से अपने घर जाता था, उस रास्ते में एक पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की एक मूर्ति रखी हुई थी और मोहन जब भी शाम को घर की ओर लौटता तो वह वहां रुक करके उस मूर्ति से अपने दिनचर्या के बारे में बातचीत करता। हे भगवान, प्रकृति के सभी आपदाओं से मेरे फसल को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। बस ऐसे ही अपना कृपा मुझ पर बनाए रखना। मोहन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जरूरत की सारी चीजें उसके पास मौजूद थी और मोहन एक खुशहाल जीवन जी रहा था। अजी, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ गौरी, आज मेरा काम सूरज ढलने से पहले ही खत्म हो गया, इसीलिए आज मैं घर जल्दी आ गया हूँ। वैसे गौरी, तुम यह माखन कहाँ से ले आई? अजी, यह माखन मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। लेकिन गौरी, तुम्हें तो पता है कि मुझे माखन पसंद नहीं। अजी, आप एक बार चख करके तो देखिए, यह माखन बहुत ही स्वादिष्ट है। नहीं नहीं गौरी, मैं माखन नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। लेकिन यह माखन तो बहुत ज्यादा है, इसे मैं अकेले कैसे खा सकूंगी? अच्छा ठीक है, कल सुबह जब मैं खेत पर जाऊंगा तो तुम मुझे एक मटके में थोड़ा माखन दे देना। लेकिन आप तो माखन खा ही नहीं रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे इसका? वो गौरी, हमारे खेत के रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों न कल उन्हें ताजा बनाया हुआ माखन अर्पित किया जाए, जिससे उन्हें भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम माखन तो चढ़ा ही सकते हैं। हाँ, यह तो आपका अच्छा ख्याल है। मैं अभी एक दूसरे मटके में थोड़ा माखन अलग से निकाल कर रख देती हूँ। अगले दिन सुबह होते ही मोहन माखन वाला मटका साथ लेकर अपने खेत की ओर चल देता है। हे कृष्ण भगवान, मैंने सुना है आपको माखन बहुत ही प्रिय है, इसलिए आज मैं आपके लिए घर से ताजा माखन ले आया हूँ। इसे आप खा कर देखिए।
माखन को वहीं पेड़ के नीचे रखकर मोहन अपने खेत पर चला गया। शाम को जब मोहन अपने घर वापस आ रहा होता है तो वह हर रोज की तरह आज भी उस मूर्ति के पास बातें करने के लिए रुक जाता है। और जैसे ही उसकी नजर माखन वाले मटके पर पड़ती है तो वह देखता है कि मटका खाली है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और भगवान ने उसका भेंट स्वीकार कर लिया यह सोचकर बहुत खुश हो जाता है। हे भगवान, आपने आखिरकार मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। मैं तो धन्य ही हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं प्रतिदिन आपके लिए घर का बना हुआ ताज़ा माखन खुशी से अर्पित करूंगा। मोहन की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव भगवान कृष्ण को भा गई और वह उससे इतना प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए। मोहन, हमें तो माखन बहुत ही पसंद है, तो हम भला इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर आपको माखन का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले माखन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हे कृष्ण भगवान, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर रोज आपके दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि तुम यह बात कभी भी किसी को नहीं बताओगे। ठीक है प्रभु, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यह बात कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा। फिर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और मोहन अपने घर चलाया। आज की घटना के बारे में मोहन ने अपने पत्नी गौरी तक को नहीं बताया, क्योंकि वह भगवान कृष्ण को दिए हुए वचन से बंधा हुआ था। अगले दिन फिर मोहन माखन लेकर घर से चल देता है। माखन को मूर्ति के पास रखकर वह भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। भगवान कृष्ण, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। मैं आपके लिए माखन लाया हूँ। आज फिर से भगवान कृष्ण मोहन के सामने प्रकट हुए। मोहन के मन में एक शंका थी। उसने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण भगवान, इस पृथ्वी पर अनेक लोग हैं जिनके जीवन में कई समस्याएं हैं। कोई आर्थिक तंगी से ग्रस्त है तो कोई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। यदि आप चाहें तो उनकी समस्याओं को पल भर में दूर कर सकते हैं। फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते प्रभु? मोहन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण के द्वारा देना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? जी प्रभु, मैं तैयार हूँ। तो फिर सुनो मोहन, इस स्थान पर रहकर हम प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम उन्हें मेरी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी बात पर प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। सिर्फ देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। लेकिन प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहा तो मेरे खेत का काम कौन करेगा? उसकी चिंता तुम मत करो। अब जाओ और उस पेड़ के पीछे छुप जाओ। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और मोहन पास के ही एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी वहां आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। मोहन पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सब देख रहा था। हे कृष्ण भगवान, आज मैं व्यापार करने शहर जा रहा हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने व्यापार में अच्छा मुनाफा कमा सकूं। इतना कहकर वह व्यापारी वहां से जाने लगा। तभी उसके जेब से एक नोटों की गड्डी गिर गई।
मोहन यह सारा माजरा देख रहा था। उसने यह भी देखा कि व्यापारी के जेब से एक नोटों की गड्डी नीचे गिर गई है। अरे उस व्यापारी के पैसे तो नीचे गिर गए हैं, लेकिन अब मैं उसे यह बात बता भी नहीं सकता क्योंकि मैं भगवान कृष्ण के शर्तों से बंधा हुआ हूँ। थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं आपके शरण में आया हूँ क्योंकि अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जैसे ही उस गरीब आदमी ने भगवान कृष्ण से मदद के लिए प्रार्थना की, उसे नीचे गिरे हुए कुछ पैसे दिखाई दिए। वह बहुत खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हो प्रभु। वह गरीब आदमी पैसे लेकर खुश होता हुआ वहाँ से चला गया और उसके फौरन बाद आया एक और भक्त चंदू, जो कि एक शिकारी था। वो भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान कृष्ण, मुझे जंगली जानवरों से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है क्योंकि मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है और मेरे परिवार में कोई और कमाने वाला भी नहीं है। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे सभी खतरों से बचाए रखें। उसी समय वह व्यापारी अपने पैसों को ढूंढते हुए एक सिपाही के साथ वहां आया। उसके पैसे कहीं न मिलने पर उसने चंदू शिकारी को ही अपना दोषी मान लिया, क्योंकि उसके सिवा वहां कोई नहीं दिख रहा था। मेरे पैसे यहीं कहीं गिरे थे। जरूर इसी आदमी ने वह पैसे लिए हैं। सिपाही ने चंदू शिकारी को ही पकड़ लिया। मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए हैं। क्या कहा? तुमने पैसे नहीं लिए हैं? अभी कुछ देर पहले ही मैं यहाँ से गुजरा था और उसी वक्त मेरे जेब से पैसे गिर गए। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और आता जाता भी नहीं दिख रहा। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ, तुमने मेरे पैसे कहाँ चुराए हैं? मैं निर्दोष हूँ। मैंने सच में तुम्हारे पैसे कहीं नहीं देखे हैं। मुझे छोड़ दो। यह सब माजरा पेड़ के पीछे खड़ा मोहन देख रहा था। उसे चंदू शिकारी के लिए बहुत बुरा लगा। हे भगवान, ये लोग तो बेवजह एक निर्दोष आदमी को फंसा रहे हैं। पैसे तो उस गरीब आदमी ने लिए हैं। प्रभु, आप तो सब जानते हैं। अगर आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं उन्हें सब जाकर बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर मोहन ने भगवान कृष्ण से किया हुआ वादा तोड़ दिया और उन लोगों के सामने जाकर सारी सच्चाई बता दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो। इसने आपके पैसे नहीं लिए हैं। यह निर्दोष है। क्यों? तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि इसने पैसे नहीं लिए हैं? मेरा नाम मोहन है और मैंने कुछ देर पहले ही एक गरीब आदमी को यहाँ से पैसे लेते हुए देखा है। वह आदमी पैसे लेकर उत्तर दिशा में गया है। जल्दी जाओगे तो वह रास्ते में ही मिल जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? ठीक है, चलो, हमें उसे अभी ढूंढना होगा। सिपाही ने चंदू शिकारी को छोड़ दिया और व्यापारी के साथ उस गरीब आदमी को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने उस गरीब आदमी को ढूंढ लिया और उससे सारे पैसे लेकर उसे कारावास में डाल दिया। इधर चंदू शिकारी मोहन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। एक निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर मोहन बहुत खुश था। उसने भगवान कृष्ण को फिर से याद किया और उसके याद करते ही भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए। मोहन ने फिर अपना संदेह भगवान कृष्ण के सामने व्यक्त किया। प्रभु, आप चुप क्यों थे? जैसा मैंने किया, आप भी तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया? मोहन, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया।
क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है कि पैसे उस गरीब आदमी ने ले लिया था। अगर मैंने आपका शर्त तोड़कर सच न कहा होता तो एक निर्दोष आदमी को सजा मिल जाती। तुम्हें लगता है कि तुमने चंदू शिकारी को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम्हें उसके मृत्यु का कारण बन गए हो। हे भगवान, क्या चंदू शिकारी की मृत्यु हो गई? लेकिन वो कैसे? और मैं उसके मृत्यु के लिए जिम्मेदार क्यों हूँ? हाँ, कुछ समय पहले ही चंदू शिकारी का निधन हुआ है। उसे शिकार करते वक्त एक शेर ने अपना भोजन बना लिया है और यह सब हुआ है तुम्हारी गलती की वजह से। अगर तुमने उसे कारावास में जाने दिया होता तो वह शिकार पर नहीं जाता, जिससे उसकी जान बच जाती और बेचारा वह गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च करता। लेकिन अब उसे कारावास में कैद कर लिया गया है और उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। हे भगवान, लेकिन वह व्यापारी तो कम से कम मेरे कारण नुकसान से बच गया। तुम सही कह रहे हो, पर यह भी तो सच है कि अगर व्यापारी का कुछ पैसों का नुकसान भी हो जाता तो उस पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन वह गरीब आदमी उन पैसों को लेकर बहुत खुश होता और चंदू शिकारी कारावास में रहकर बच जाता। आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी मनसा को समझ न सका और अनजाने में इतना बड़ा गलती कर बैठा। अब इस एक गलती को लेकर ज्यादा दुखी मत हो मोहन, क्योंकि यह होना तो पहले से ही तय था। इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान के हाथों में छोड़ दो। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और मोहन अपने घर वापस लौट आया। राम राम मुखिया जी। अरे हरिया, आओ आओ। आज तुम इतने सुबह सुबह कहाँ चल पड़े? सब ठीक तो है? हाँ मुखिया जी, सब ठीक है। वो कल मैंने अपने खेतों में बीज बोए थे तो सोचा आज जल्दी जाकर पानी भी चला दूं। हाँ, यह तो अच्छी बात है। वैसे किस चीज़ की बुआई की है तुमने? मुखिया जी, इस साल मैंने गेहूं की बुआई की है। मौसम भी साफ है तो उम्मीद है फसल अच्छी होगी। बिल्कुल हरिया, मेहनत और सही समय पर काम करने से ही अच्छी फसल मिलती है। लेकिन हरिया, ध्यान रखना, फसलों को पानी सही मात्रा में ही देना, क्योंकि अधिक मात्रा में पानी भी फसलों के लिए हानिकारक हो सकता है। जी मुखिया जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अच्छा ठीक है हरिया, अब जाओ और खेतों को अच्छी तरह से पानी दो। जी मुखिया जी। मुखिया जी से मिलने के बाद हरिया अपने खेतों की ओर चल देता है और वहां पहुंचकर अपने फसलों को पानी देने लगता है। कुछ ही घंटों में पूरे खेत की सिंचाई हो जाती है और फिर हरिया अपने घर चल देता है। हरिया अपने पत्नी रीमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अजी, आप इतनी सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चले गए थे? अरे कुछ नहीं रीमा, वो कल मैंने खेत में बीज बोए थे तो इसीलिए आज मैं सुबह सुबह खेत की सिंचाई करने गया था और तुम सोई हुई थी तो मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा और तुम्हें बिना बताए ही चला गया। अच्छा ठीक है जी, अब चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब हरिया का फसल पककर तैयार हो गया था। अरे वाह, अब की बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। ऐसा लगता है इस साल मेरी कमाई दोगुनी हो जाएगी। हरिया अपनी पकी हुई फसल को देखकर बहुत खुश होता है और अपने घर की तरफ चल देता है। अजी, क्या हुआ? इस बार हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ रीमा, अब की बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अजी, फिर हम कल से ही फसलों की कटाई शुरू कर देंगे।
हाँ रीमा, तुम सही कह रही हो, क्योंकि मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। अगर मौसम बिगड़ गया तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अजी अब चलिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ रीमा, चलो, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे रीमा, यह पापड़ तुम कहाँ से ले आई? क्या हुआ जी, अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अरे नहीं, यह पापड़ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अजी यह पापड़ मैंने अपने हाथों से बनाया है। इस बार हरिया की फसल अच्छी देखकर उसका पड़ोसी कल्लू उससे ईर्ष्या करने लगता है। अजी देखिए, इस हरिया की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे मालती, तुम परेशान मत हो, हम इसको राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी यह राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। अगले दिन सुबह होते ही रीमा की नींद खुल जाती है और वह बाहर निकलकर देखती है कि मौसम बिगड़ चुका है और बारिश भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। अजी उठिए, देखिए मौसम कितना खराब हो रहा है। अरे रीमा, यह क्या, मौसम तो बिगड़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अजी आप चिंता मत करिए, बस भगवान से प्रार्थना करिए कि यह बारिश जल्द से जल्द थम जाए। इधर कल्लू मौसम को बिगड़ता हुआ देखकर बहुत खुश था। देखो मालती, मैंने कहा था ना कि वह अमीर नहीं बन पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हमारी भी तो फसल बर्बाद हो रही है ना, तो आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो दुखी होना चाहिए। हाँ मालती, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमने तो अपने खेत में उतना पैसा भी नहीं लगाया और ना ही उतनी मेहनत की है, फिर मैं दुखी क्यों होऊंगा? मुझे तो खुशी है कि हरिया की फसल बर्बाद हो रही है। कम से कम वह हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं हो पाएगा। 3 दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद चौथे दिन मौसम साफ होता है। अजी बारिश तो खुल गई, अब आप जाइए और खेत के हालात देख कर आइए। फिर हरिया अपने खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर हरिया देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। यह देखकर हरिया बहुत दुखी होता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं इस साल क्या करूँगा? मुझे तो कोई दूसरा काम भी नहीं आता जिसे मैं करके अपना घर चला सकूं। फिर हरिया दुखी मन से अपने घर चला जाता है। अजी क्या हुआ, खेत के हालात क्या हैं? रीमा, हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब हम इस साल अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी आप चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसके बाद हरिया बहुत चिंतित हो जाता है और खाट पर जाकर लेट जाता है। इधर रीमा बैठकर सोचने लगी कि अब आगे क्या किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक विचार आता है और वह तुरंत हरिया के पास जाती है। सुनिए जी, मेरे पास एक विचार है जिससे हम इस साल अपना खर्चा चला सकते हैं, और तो और हमें खेती पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहती हो रीमा? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे तो खेती के अलावा कोई अन्य काम भी नहीं आता। तो फिर तुम्हारे पास कोई दूसरा विचार क्या है? अजी क्यों ना हम पापड़ का व्यापार शुरू करें। मैं पापड़ बनाऊंगी और आप उसे गांव के गली और मोहल्लों में जाकर बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा यह व्यापार चल पड़े। यह तो तुम्हारा अच्छा विचार है रीमा, लेकिन मुझे डर है कि कोई हमारे पापड़ खरीदेगा या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे पास जितना भी पैसा बचा है वह इन पापड़ों में बर्बाद हो जाए। अजी आप पहले ही ऐसा मत सोचिए। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पापड़ गांव के लोगों को जरूर पसंद आएंगे। अच्छा ठीक है रीमा, तुम कुछ पापड़ बना दो, मैं उसे गांव में बेचकर देखता हूँ।
रीमा हरिया को कुछ पापड़ बनाकर दे देती है और हरिया पापड़ को एक टोकरी में भरकर गांव के गली और मोहल्लों में घूमने लगता है। पापड़ ले लो पापड़, मसालेदार पापड़, खट्टे मीठे पापड़, पापड़ ले लो पापड़। अरे भैया, यह पापड़ कितने के हैं? 5 रुपए के एक पापड़ है। बोलिए बहन जी, कितने पापड़ दे दूं? अच्छा, 5 रुपए के एक पापड़, तो फिर 10 पापड़ दे दीजिए। फिर हरिया उसे 10 पापड़ दे देता है और पैसे लेकर आगे चल देता है। धीरे धीरे हरिया के सारे पापड़ बिक जाते हैं और वह खुशी खुशी घर चला जाता है। अजी, क्या हुआ? हमारे पापड़ बिके या नहीं? हाँ रीमा, आज हमारे सारे पापड़ बिक गए और कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। रीमा, कल तुम और भी अधिक पापड़ बनाना। ठीक है जी, मैं कल और भी अधिक पापड़ बना दूंगी। अगले दिन फिर रीमा पापड़ बना देती है और हरिया उसे टोकरी में भरकर गांव में बेचने निकल जाता है। अरे पापड़ वाले भैया, मैंने आपके पापड़ के बारे में रामू काका से बहुत कुछ सुना है। जरा मुझे भी 10 पापड़ दे दीजिए। मैं भी तो खा के देखूं कि आपके पापड़ में ऐसा क्या है जो रामू काका इतनी तारीफ कर रहे थे। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं अभी 10 पापड़ दे देता हूँ। आज भी हरिया के सारे पापड़ हाथों हाथ बिक जाते हैं और वह खाली टोकरी लिए घर चला आता है। अरे रीमा, तुम सही कहती थी। हमारे पापड़ गांव के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और आज भी हमारे सारे पापड़ हाथों हाथ बिक गए। अजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह गांव के मुखिया हरिया के घर आते हैं। हरिया, 10 दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 1000 पापड़ बना कर दो। जी मुखिया जी, मैं आपके लिए 1000 पापड़ जरूर बना कर दूंगा। ठीक है हरिया, तुम पापड़ों को समय से मेरे घर पहुँचा देना। जब यह बात हरिया के पड़ोसी कल्लू को पता चलता है, तब वह हरिया से और भी अधिक ईर्ष्या करने लगता है। हमेशा इसी के साथ अच्छा क्यों होता है? मैं इसके साथ अच्छा नहीं होने दूंगा। फिर कल्लू एक योजना बनाता है और जिस दिन हरिया की पत्नी पापड़ बनाकर तैयार कर लेती है, उसी दिन रात में कल्लू हरिया के घर में घुसता है और उसके सारे पापड़ चुरा लेता है। अगले दिन जब रीमा घर में पापड़ों को नहीं देखती है, तो वह परेशान हो जाती है और वह तुरंत हरिया के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। मैं मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उन्हें बोल दूंगा कि वह मुझे 2 दिन का और मौका दे दे। फिर हरिया मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने सारे पापड़ चोरी कर लिए हैं। आप मुझे 2 दिन का बस और समय दे दीजिए। मैं आपके पापड़ समय से बनाकर दे दूंगा। ठीक है हरिया, मैं तुम्हें 2 दिन का और समय दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे पापड़ जल्दी बनाकर दे देना। फिर मोहन जब घर जा रहा होता है, तो वह देखता है कि कल्लू का लड़का पापड़ खा रहा होता है। यह देखकर हरिया सोचता है, अरे, यह कल्लू का बेटा पापड़ कहाँ से खा रहा है? कल्लू ने तो मुझसे कभी पापड़ नहीं खरीदे। हरिया उस लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे बेटा, तुम यह पापड़ कहाँ से ले आए? अरे काका, यह पापड़ मेरे पापा ले आए हैं और मेरे घर में तो अभी एक टोकरी पापड़ पड़े हैं।
इतना सुनते ही हरिया समझ जाता है कि उसके पापड़ कल्लू ने ही चुराया है। फिर हरिया अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी रीमा को बताता है। हाजी, आप मुखिया के पास जाइए और उनको सारी बात बता दीजिए। अब मुखिया जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर हरिया मुखिया जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। अगले दिन मुखिया कल्लू के घर पहुंचता है और उसके घर की तलाशी लेता है। जैसे ही मुखिया कल्लू के घर में घुसता है, उसे वह पापड़ सामने ही दिख जाता है। अरे कल्लू, यह क्या? तुमने हरिया के घर से यह पापड़ क्यों चुराए हैं? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। मेरे अंदर हरिया के प्रति ईर्ष्या आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हारी यह हरकत माफी के लायक नहीं है। अगर मैंने तुम्हें आज छोड़ दिया तो तुम फिर यही हरकत करोगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने की गलती नहीं करूँगा। फिर मुखिया कल्लू और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।